गुड मॉर्निंग ऑल। यार्न स्ट्रेंथ। ओके, इसके पहले हमने फाइबर स्ट्रेंथ चेक किया था कि कैसे निकालते हैं सिंगल फाइबर का और बंडल फाइबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं यार्न स्ट्रेंथ में। ओके, तो यार्न स्ट्रेंथ में हमें पहले पता होना चाहिए यार्न है क्या। यार्न एक कंटिन्यूअस थ्रेड है और यार्न किससे बना हुआ है, नंबर ऑफ फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेंथ के पर्पज से देखेंगे तो यार्न पे स्ट्रेंथ कैसे आई हुई है, ट्विस्ट से आया हुआ है, फाइबर से आया हुआ है। तो और यार्न पे अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल पे देखेंगे तो नंबर ऑफ फाइबर्स हमारे पास होंगे। तो अगर वो नंबर ऑफ फाइबर्स कहीं पे कम या ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी या किसी भी यार्न पे हर पॉइंट पे एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होगी, स्ट्रेंथ का वेरिएशन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि यार्न के स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे निकालते हैं, कौन सी मेजर अफेक्ट करते हैं। तो और कितने टाइप से हम यार्न स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यार्न जैसे हमारे होते हैं, तो पहला टाइप है सिंगल यार्न। ठीक है, तो हम एक सिंगल यार्न का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे मशीन के द्वारा। और दूसरा हमारा मेथड है स्किन मेथड या ली स्ट्रेंथ। तो एक स्किन ली बना के हम निकालेंगे। सिंगल यार्न में क्या होता है कि सिंगल यार्न पर्टिकुलर जिस यार्न का या जिस यार्न का हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ली में क्या हो जाता है कि उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलके एक एवरेज स्ट्रेंथ हमें देते हैं। तो ताकि वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उस यार्न का या उस कंटिन्यूस थ्रेड का। ओके, तो इसी तरीके से सिंगल यार्न पे हम क्या करते हैं कि अगर सिंगल यार्न हमारा कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न से बना हुआ है तो हम 20 टेस्ट करेंगे, और स्पन यार्न बना हुआ है तो 50 टेस्ट करेंगे। अब ये बात आती है कि 20 टेस्ट क्यों कर रहे हैं, 50 टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल जो भी स्ट्रेंथ है वो यार्न की एक्यूरेट नहीं है, यानी वेरिएबल है अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल उसमें या नंबर ऑफ फाइबर्स, ट्विस्ट और अदर्स फैक्टर्स। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हम नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे, फिर उनका जितना भी हम रिजल्ट निकालेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज सीवी निकालेंगे, वो सब एवरेज होगा। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पूरे लॉट का। ठीक है, या उस पूरे कंसाइनमेंट का, बल्क का। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्लाइड और केबल्ड यान है तो भी 20 टेस्ट करते हैं। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कि पहले हम तो यान को लेंगे, उसको कंडीशनिंग के लिए रख देंगे, क्योंकि कोई भी टेस्ट करने के लिए पहले मटेरियल को कंडीशनिंग में रखना ज़रूरी है, ताकि वो जितना जो भी हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, मॉइस्चर्स हैं, वो सब उसमें अचीव कर सके। ठीक है, इसी तरीके से फिर मशीन पे दो जॉ होती हैं, उन जॉ पे हम स्पेसिमेन लेंगे, लेंथ लेंगे, उनको फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि हमारा स्पीड हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि 20 सेकेंड से जल्दी वो ब्रेक ना हो। ठीक है, ताकि यान को सफिशियंट टाइम मिल सके ब्रेक होने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर तुरंत ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि वो किसी और रीजन से टूट गया हो, या अपना मतलब कम्प्लीटली अपना जो भी प्रॉपर्टीज़ थी यान की या फाइबर की वो उस पर इन्वॉल्व नहीं हो पाई। ओके, इसी तरीके से प्री टेंशन के लिए एक छोटा सा टेंशन भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हम इस पे गॉज लेंथ में जो होंगे, और ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। तो जैसे हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड है या और भी अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड के हिसाब से साइज, जॉ लेंथ और नंबर ऑफ टेस्ट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करें तो कंटिन्यूस फिलामेंट्स यान से बना हुआ है तो 20 टेस्ट करेंगे, और स्पन यान से बना हुआ है तो 50 टेस्ट करेंगे, और इसी यही प्लाइट और केबल्ड यान के लिए भी 20 टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा मेथड है स्किन मेथड, ली स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या करना होता है कि हम एक ली बना लेते हैं। ठीक है, राउंड करके ली, जैसे रैप रील है, रैप रील में हम धागे से यान को वाइंड करके, अगर 1.5 यार्ड उसका सरकमफ्रेंस है और 80 टर्न्स लेंगे तो हमारा 120 यार्ड का एक ली बन जाएगा। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे, स्टैंडर्ड पे, कि किस सिस्टम पे कितने यार्ड की या कितने मीटर की ली बनानी है। तो उसका डायमीटर सरकमफ्रेंस कितना होगा और कितने टर्न्स लेने हैं। ठीक है, फिर उसी बनी हुई ली को अच्छे से टाई करके हमारा स्ट्रेंथ निकालने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, उसके जॉ पे हम फिक्स कर देंगे और कांस्टेंट एक स्पीड रखेंगे। ठीक है, और जैसे इसमें सिस्टम में दिया हुआ है कि 300 मिनट mm पर मिनट, इस स्पीड में हम उसको देखेंगे कि कितने टाइम पे कितने स्ट्रेंथ पे वो ब्रेक हो रहा है। तो वो सारा मशीन से फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और ये भी हम नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे
एक टेस्ट रिजल्ट आया, इसी तरीके से दूसरा टेस्ट किया, तीसरा किया, फिर उन सब का मीन, एवरेज और ये CV वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है इसके देखेंगे तो कहते हैं ये जो हमारा ली का टेस्ट है, ठीक है, तो लॉन्ग लेंथ यान को भी एक ही टेस्ट पे रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि 120 यार्ड को अगर हम एक लाइन से टेस्ट करना शुरू करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगेगा, ली बना के करेंगे तो एक साथ टेस्ट टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट एक साथ हमें मिल जाएगा। और जो भी यान के जो वीक पॉइंट होते हैं उनको क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी टूटने के काम होते हैं। ओके। इसी तरीके से जो हमने इसको हैंग को यूज किया है स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उसी हैंग को हम काउंट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ली स्ट्रेंथ में निकालने पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि स्लिपेज हो सकता है, तो और एक्चुअल जो वेरिएबिलिटी है वो हमें नहीं पता चल सकती है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसी तरीके से यान के बाद हम नेक्स्ट आते हैं फैब्रिक स्ट्रेंथ में। ओके, तो फैब्रिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे यान के लिए क्रॉस सेक्शनल था या नंबर ऑफ फाइबर्स थे, ट्विस्ट थे, वीक प्लेसेस थे और थिक और थिन प्लेसेस थे। इसी तरीके से फैब्रिक की स्ट्रेंथ में कौन कौन होता है, तो एक रॉ मटेरियल है, फैब्रिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल में, तो वो तो क्लियर है कि अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगा, तो उससे बना हुआ प्रोडक्ट पे भी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है, इसी तरीके से यान स्ट्रेंथ, यान की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उससे बने हुए फैब्रिक की स्ट्रेंथ भी उतनी ही अच्छी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए ज़्यादा ट्विस्ट होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी एक सर्टेन लिमिट तक। इसी तरीके से फैब्रिक कंस्ट्रक्शन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि व्यू क्या है, प्लेन व्यू की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लोट के कारण, फ्लोट से ज़्यादा। इसी तरीके से व्यू क्या करता है कि अगर कंपैक्टनेस ज़्यादा होता है वो स्लिपेज नहीं होने देता है, और क्रिम्प का भी रोल प्ले होता है। तो इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है फैब्रिक का वो भी डिपेंड करता है फैब्रिक के स्ट्रेंथ में। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है कि फिनिश अप्लाइड। अब ये भी सही बात है कि जो हम उस पर कौन सी फिनिशिंग दी गई है उसके हिसाब से भी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। और एडवर कि फिनिश से हो सकता है प्रोट्रूडिंग फाइबर कम है, और ये पर्टिकुलर कैसी फिनिश दी गई है तो उसका सरफेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरीके से फैब्रिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी बहुत से स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश BS 2576 स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके अंदर एक स्ट्राइप टेस्ट आता है। इसी तरीके से दूसरा ग्रैब टेस्ट आता है जो US STM D1 628 ओके। तो दो मेजर हैं, स्ट्राइप टेस्ट और ग्रैब टेस्ट। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्राइप टेस्ट में किस हिसाब से हमारा सैंपल स्पेसिफिकेशंस होगा, कैसे हम टेस्ट करेंगे, और उसी प्रकार ग्रैब टेस्ट में। ओके, तो अगर हम स्ट्राइप टेस्ट की बात करें तो मैं फैब्रिक में क्या करना है। ओके, तो स्ट्राइप टेस्ट में हमें निकालना है इसका, जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें हमें स्ट्राइप फैब्रिक का जो भी है ब्रेकिंग पॉइंट, और कहते हैं इसमें हमें इसका एक्सटेंशन, ब्रेकिंग लोड, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन का किसका करेंगे, सैंपल का। तो सैंपल का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो फैब्रिक में आप जानते हो कि वार्प भी होता है और वेप्ट भी होता है। वार्प की डायरेक्शन अलग होती है, वेप्ट की डायरेक्शन अलग है। ठीक है, वार्प वर्टिकली और वेप्ट हॉरिजेंटली। और वेप्ट का यान भी अलग होता है और वार्प का यान भी थोड़ा अलग होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। यानी जो वार्प वाइज स्ट्रेंथ होगी और जो वेप्ट वाइज स्ट्रेंथ होगी उन दोनों पे चेंजेस हो सकते हैं। तो हम हमेशा फैब्रिक की स्ट्रेंथ निकालते हैं तो दोनों वे पे निकालते हैं, वार्प वे में भी और वेप्ट में भी। ओके, तो पहले हमें है कि आप सैंपल कितने लेने हैं, तो हम 5 सैंपल लेते हैं। ओके, तो 5 सैंपल वार्प के भी लेंगे और 5 सैंपल वेप्ट के लेंगे। ठीक है, तो अगर हम वार्प में लेंगे तो वार्प के पैरेलल हम सैंपल कट करेंगे, लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दो सैंपल में एंड्स रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी डिफरेंट प्लेसेस से वार्प के सैंपल लेंगे कि जिसमें एंड्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, इसी तरीके से जब हम वेप्ट का सैंपल लेंगे तो वेप्ट के भी 5 सैंपल हमारे डिफरेंट प्लेसेस से होने चाहिए, उस पर पिक रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो सेम एंड या सेम पिक पार्टिसिपेट ना करें, तभी हमें एक्चुअल या डिफरेंस या वेरिएबल आप पता चल पाएगा स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो इसी तरीके से अब साइज क्या है, तो स्पेसिमेन का साइज होता है 60 mm बाई 300 mm। इस साइज के सैंपल को हम कट करेंगे। ठीक है, कट करने ओके, तो सैंपल को हमने जैसे 60 बाई
300 mm में कट किया, फिर हम इसको क्या करेंगे कि चारों तरफ से बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि जो भी पिक या एंड है वो कंटिन्यूअस हो और कंप्लीटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि अभी कभी भी आप फैब्रिक को कट करेंगे तो ऐसे केसेस मिलेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग का या पहला एंड या पहला पिक होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक उस सैंपल स्पेसिमेन के नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, हमारा सैंपल ऐसा बनाएंगे हम कि उस पर सारे एंड्स और सारे पिक कंप्लीटली पार्टिसिपेट करें, ताकि वो अपना वो भी एंड एक ईच एंड एवरी एंड और पिक पार्टिसिपेट कर सके स्ट्रेंथ में। ठीक है, क्योंकि फैब्रिक को स्ट्रेंथ अल्टीमेट किससे मिल रही है? यार्न से। तो यार्न वेफ्ट के फॉर्म पे भी है और वार्प के फॉर्म पे भी है। तो जो हम टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट सैंपल है, स्पेसिमेन है, तो उसमें कम्प्लीटली वार्प और कम्प्लीटली वेफ्ट अवेलेबल होना चाहिए। यानी जो लास्ट के एंड और पिक होते हैं वो एक पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक सैंपल में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हमारा सैंपल था 60x300 mm का। तो इसमें अब फैब्रिक सैंपल है तो मशीन पे जॉ भी होंगे जो फैब्रिक के अप एंड बॉटम दोनों को होल्ड करेंगे। तो फैब्रिक का कुछ एरिया भी हमारा जॉ पे कनेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे 50 mm टॉप पे और 50 mm बॉटम पे वो मार्क कर देंगे फैब्रिक को किस पे, जॉ पे फिक्स होने के लिए। ओके, तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन टू जॉ हो जाएगा वो 200 mm हो जाएगा, क्योंकि 50 mm टॉप का 50 mm बॉटम का वो चला जाएगा जॉ पे। ओके, इसी प्रकार से हम मशीन की स्पीड को सेट कर देंगे 50 mm/मिनट की स्पीड से जो मूव करेंगे। तो फैब्रिक पे टेंशन आएगा तो उसके कारण वो ब्रेक होगा। तो वही चीज़ हम क्या मशीन पे कैलकुलेट कर देंगे कि कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना लोड था, ब्रेकिंग लोड क्या था, ब्रेकिंग लेंथ क्या था। ठीक है, और नंबर ऑफ टेस्ट करके हम अपना एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से ग्रैब टेस्ट। ओके, तो ग्रैब टेस्ट से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये फर्स्ट जो डायग्राम है ये हमारा स्ट्राइप मेथड के लिए है। तो इसमें ये देखिए दो जॉ दिए हुए हैं, फैब्रिक का साइज है 50 mm फर्स्ट जॉ पे होल्ड हो जाएगा, अनदर 50 mm सेकेंड जॉ पे यानी बॉटम जॉ पे हो जाएगा। तो स्पेस बिटवीन टू जॉ हो जाएगा 200 mm। और इसके बाद हम 50 mm की स्पीड से जॉ को मूवमेंट देंगे तो उस पर एक्सटेंशन होगा। वो ये जो फैब्रिक होगा वो एक लोड के बाद एक्सटेंड होगा, उसके बाद ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और जो इसके पॉइंट है वही पॉइंट था कि कहते हैं जितने भी एंड और पिक हैं वो पैरेलल होने चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक। और एक चीज़ और देखना है कि जो हम एक क्या करते हैं 50 mm टॉप पे और 50 mm बॉटम पे एक लाइन लगा देते हैं, मार्क लगा देते हैं, तो वो मार्क बिल्कुल जॉ के पास होता है। तो अगर हमारा फैब्रिक टेस्ट करते समय जॉ के पास ही टूट गया या स्लिप हो गया या वो मार्क बाहर निकल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैब्रिक का स्ट्रेंथ नहीं, जॉ का फेलियर था। तो ऐसे हम टेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे या उनको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जॉ फेलियर था, या तो वो जॉ से स्लिप हो चुका है या जॉ इतना ज़्यादा टाइट था कि वहीं से या उसी जॉ मार्क के आसपास ही ब्रेक हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रैब टेस्ट में आएंगे। तो ग्रैब टेस्ट ओके, तो मेन ग्रैब टेस्ट में क्या है कि फैब्रिक का जो हम टेस्ट कर रहे हैं इस टाइप में, इसमें 60 mm चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर जिनका जो ऐसे हमारे जो फैब्रिक हैं जिनका नैरो है, विड्थ जिनकी नैरो है फैब्रिक से, तो उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ग्रैब टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सैंपल का साइज जो लेते हैं हम 100 mm/150 mm लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं 20 mm स्क्वायर साइज में हम इसको रिमूव करते हैं एंड्स को। ठीक है, और फिर बीच में ये ग्रैब टेस्ट में क्या होगा कि 25 mm जो सेंटर का है, सेंटर के एंड्स है, उन्हीं को जॉ पे होल्ड करके और उसका स्ट्रेंथ का एक्चुअल वैल्यू निकालेगा। ठीक है, इसीलिए हम इस पर मार्क कर देते हैं बीच में कि जो एग्जैक्ट 25 mm सेंटर पॉइंट है वही जॉ पे मार्क हो सके और यह जॉ पे उसे फिक्स हो सके।
ठीक है। इसी तरीके से इसका जो कॉज लेंथ हो गया वो 75 mm हो गया, और स्पीड हम कर देते हैं सैंपल की जो ब्रेक होने की स्पीड है वो 20 सेकेंड या +-3 सेकेंड के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से ये ग्रैब टेक्स्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे फैब्रिक का सैम्पलिंग। इसी तरीके से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ये सैम्पलिंग थी। इसी तरीके से टीयरिंग स्ट्रेंथ और बस्टिंग स्ट्रेंथ के लिए भी हम सैम्पलिंग देखेंगे। ओके, बाकी आप लोगों को नोट्स एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा।